से कमोडिटी वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, धर्मेश भाटिया है एमिरेट्स एनवीडी से और किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात होगी क्रूड की, क्योंकि क्रूड में अच्छी तेजी वापस से दिख रही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था 8% से ज़्यादा की तेजी पूरे हफ्ते में दिखी थी और आज भी अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है और ये तेजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एमसीएक्स क्रूड अब 6,650 के बेहद करीब चला गया है, 2% की तेजी दिख रही है। किशोर सर, क्या लग रहा है, ये तेजी और बढ़ती आपको दिख रही है या ऊपर के लेवल पे अब बेचना चाहिए? विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे दो चीज चल रहा है। एक है जो चाइना का रीओपनिंग का जो पॉजिटिविटी है, काफी हद तक क्रूड में भी देखने के लिए मिल रहा है। सो आई थिंक रिजम्पशन ऑफ डिमांड। सेकंड इज कि जो फेड का जो रेट हाइक का जो सिलसिला है, उसमें जो रफ्तार है वो थोड़ा सा कम पड़ सकता है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हाल फिलहाल के लिए, कि अनदर 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। शायद ये लास्ट रेट हाइक भी हो सकता है, मार्केट ये मान के चल रहा है। तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से डॉलर में वीकनेस दिख रहे हैं। सो ये दोनों जो फैक्टर्स है क्रूड को शॉर्ट टर्म तेजी में लेके आ गया। सो फिलहाल के लिए यस, आई थिंक ये तेजी थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है। इंट्राडे में अगर बाइंग करना है तो 65-50 का लेवल्स आई थिंक बाइंग के लिए बेहतर रहेगा। 6430 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 6700 के आसपास का आप टारगेट्स रख सकते हैं। अगर अगेन रिस्क थोड़ा सा कम लेना है तो ऑप्शंस में 6600 का जो कॉल ऑप्शन है 300-320 रुपए के आसपास अवेलेबल है। ये आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 275 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन सकते हैं। यहाँ पे 380-400 तक भी आपको अपसाइड मिल सकता है 6600 का कॉल ऑप्शन में। आपके पास दोनों विकल्प है, आइदर आप 6,600 के स्ट्राइक की क्रूड की कॉल ऑप्शंस खरीदें या फिर आप क्रूड फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं 6,550 रुपए के आसपास यहाँ पे खरीदे। डिप पे खरीदने की सलाह है 6,430 के स्टॉप लॉस के साथ, 6,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। धर्मेश जी, आपको भी लग रहा है कि क्रूड में ये तेजी बढ़ने वाली है और कितनी बढ़ेगी? अगर किसी को बेचना है तो कहां पर जाके बेचे, किस लेवल पे बेचना चाहिए कच्चे तेल को? करूंगा कच्चे तेल में अभी जो मोमेंटम है वो काफी पॉजिटिव है और एक्सपेक्ट करें कि ये जो तेजी है वो शॉर्ट अवधि, छोटी अवधि के लिए आ सकती है। तो अभी अगर देखिए मार्केट 6,600 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो ब्रेक करते हुए काफी स्थिरता दिखा रहा है। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $80 के ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यूस ट्रेड हो रहा है। डब्ल्यूटीआई की बात कर रहा हूं तो $2 से $3 की तेजी आपको यहाँ के आने की गुंजाइश काफी हाई है और मार्केट काफी मोमेंटम में है। अगर आप देखिए आगे के महीने भी जो बैकवर्डेशन में थे वो अभी कॉन्टेंगो में आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि छोटी अवधि के लिए तेजी आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ से 200 से 300 रुपए की तेजी, यानी $2 से $3 की तेजी आपको करंट एक्सपायरी, यानी आप अगर आप फेब एक्सपायरी में ट्रेड करें तो आपको देखने मिल सकती है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा कच्चे तेल में। ओके, बाइंग की ही सलाह है। दोनों ही जानकारों को अब तक लग रहा है कि कच्चे तेल में यहाँ से तेजी ही आएगी और 6,600 के आसपास फ्यूचर्स में क्रूड खरीदने की सलाह है 6,750 के टारगेट के लिए। धर्मेश जी, लेकिन अगला सवाल मेरा होगा, क्या आपको लग रहा है ये तेजी टिकेगी? ये जो तेजी पूरी होगी जो अब $1-2 के उन लेवल्स के पास क्या करना चाहिए? किसी का अगर पोजीशन नजरिया है तो उनको क्या सलाह दे रहे हैं अभी क्रूड में आप? देखिए अगर पोजिशनली बात करें तो जैन फेब ये 2 महीने में ठंडी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। बट अभी जो तेजी आ रही है वो डॉलर इंडेक्स के कारण, अगर मंदी में अगर डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 102 के निचले स्तरों पर ट्रेड हो रहा है तो उसमें जो प्रेशर देखने मिल रहा है। और अगर आप दूसरी बात करें तो जो मार्केट में सप्लाई है वो अच्छी खासी सप्लाई आ रही है मार्केट में, और चाइना का भी रीओपन है। तो ये जो सारा सिनारियोज है, ओवरऑल सिनारियो कच्चे तेल को पॉजिटिव दिशा की तरफ बेंड कर रहा है, ना कि मंदी की तरफ। तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप डायरेक्शन के अगेंस्ट जाए। अगर मार्केट टॉप आउट होता है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मार्केट में कोई न्यूज आ रही है कि कुछ, अभी कोई भी न्यूज नहीं है मार्केट में और पूरी तरह इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, चाइना ओपन हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। बट अगेन इंडिया के लिए ये पॉजिटिव संकेत नहीं हुआ, क्योंकि कच्चे तेल के बढ़त से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी हाई हो सकता है और फिर से रुपया लुढ़क सकता है। तो इंडिया में अगर आप देखिए तो डबल इंपैक्ट होगा। एक तो कच्चा तेल भी बढ़ेगा और रुपया भी अगर वीक होता है तो उसके कारण आपको एमसीएक्स में और तेजी आने की गुंजाइश है। तो मैं सलाह दूंगा आप वेट एंड वॉच करें। अगर आपको मंदी की बंदी करनी है, बट अगर आपको तेजी करनी है तो हर डिप पे आप बाय करके चल सकते हैं। डिप पे फिलहाल बाइंग की सलाह है। ट्रेंड के साथ ही आपको अभी जाना है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाके अभी ट्रेड नहीं करें। बाइंग की ही सलाह ही दोनों एक्सपर्ट से आ रही है। वंदना जी, आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? आपको भी लग रहा है कि कच्चे तेल में खरीदारी करनी चाहिए?
जी विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि अभी खरीदारी करके चलना चाहिए। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पे जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो चाइना का री ओपन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ओपेक का रिजल्ट की ओपेक का जो एक्सपेक्टेशन आया है, वो भी इम्पोर्टेंट है और अभी रिसेंटली कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस डेटा जो है चाइना के, वो भी पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से एक ऑप्टिमिज्म बना है मार्केट में कि चाइना जो है कमोडिटीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म या वीक की बात करें तो बाय करके चलना चाहिए। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि 6600 पे बाय करना चाहिए, 6660 का छोटा टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6570 का। इस वीक में मुझे लग रहा है कि 6715 के करीब यहाँ पे प्राइसेस जो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस मुझे रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि जैसे जैसे फेड का अभी 31 जनवरी से 1 फरवरी जो है वो यहाँ पे बैठक होगी, एक यहाँ पे इंक्रीज जो है रेट हाइक जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम मंथ एंड में जाएंगे ना, क्लोज वहां पे जाएंगे, तो वहां पे एक प्रेशर जो है क्रूड ऑयल पे देखने को मिलेगा। तो 67 से 6800 एक जोन रहेगा जहां पे फिर से प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। तो इंट्राडे में भी बाइंग है, शॉर्ट टर्म बाइंग है, और 6700 6800 के रेंज में एक बार मैं कहूंगी कि यहाँ पे निकलना चाहिए प्रॉफिट बुक करके। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में आज हल्की तेजी दिख रही है, 300 के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस क्या करना चाहिए आज के सत्र में? क्या अभी भी आपका व्यू यहाँ पर निगेटिव ही है? आपको लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट की संभावना दिख रही है आपको? डेफिनेटली मैं अभी भी इसमें मंदी में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2 महीने से मैं कंटिन्यूस कह रहा हूँ कि इसमें काफी अच्छी मंदी आएगी और प्राइस जो 550 की थी ऑलमोस्ट 300 पे आ चुकी है। ये जो मंदी बरकरार रहेगी और कंटिन्यू रह सकती है। अभी भी कोई मार्केट में सिनेरियो है नहीं, ना ही कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन है मार्केट में। तो मैं सलाह दूंगा आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। पोजिशनली 280 से 250 के स्तर के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करें। छोटी अवधि के लिए करना है तो करंट मार्केट भी आप बेच के चल सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 15 रुपए की गिरावट 280 तक के 285 तक के टारगेट के लिए। बट पोजिशनली आप 250 260 के स्तर के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो 1-2 दिन के लिए तो 285 का टारगेट, नहीं तो नीचे की तरफ 280 और 250 तक के टारगेट के लिए आप इसे बेचकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आज के लिए 309 रुपए का, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। किशोर सर, गोल्ड में क्या हो रहा है? गोल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद अब थकता दिख रहा है, इसमें अब बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। क्या इस रेंज से निकलेगा? अगर किसी को रेंज में ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करे गोल्ड में आज? आपने सही बताया विश्वमोहन, यहाँ पे जो तेजी है, स्पेशली जो इनिशियल तेजी आया था कि इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़ा सा कमजोर आया, तो मार्केट ये सोच रहा है कि जैसा इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है तो उसके वजह से जो रेट हाइक का जो सिलसिला जारी है वहाँ वहाँ पे कहीं ना कहीं थम जाएगा या जो रफ्तार है वो धीमे हो जाएगा। सो जब भी आपको सबको पता है, अगर लोअर इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे तो गोल्ड के लिए फेवरेबल रहता है। एंड दूसरा चीज है कि जो डॉलर के लिए अनफेवरेबल है, तो डॉलर थोड़ा करेक्ट हुआ था। बट फिलहाल के लिए आई थिंक वो जो बैकड्रॉप है वो एक बार के लिए मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है। फिलहाल के लिए करंट लेवल से कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, कोई बड़ा न्यूज नहीं है, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, तो एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है यहाँ पे। हालांकि विद इन द डे अगर इंट्राडे अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो प्रॉब्ली थोड़ा सा डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। 56,075 या 100 के आसपास यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 55,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में, और 56,350 के आसपास का टारगेट के लिए। हालांकि टारगेट्स भी बड़ा नहीं है, एक छोटा सा दायरा है, तो रेंज के अंदर छोटा ट्रेड्स ले सकते हैं। कुछ बड़ा मतलब $1,900 के ऊपर अगर सस्टेनेबल एक एटलीस्ट वीकली क्लोज आ जाता है तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ऑफ रैली आ सकता है। बट फिलहाल के लिए एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्टेड है। अभी तो रेंज ही इनको दिख रहा है, तो रेंज में ही आपको रहना है। 56,075 के लेवल पे खरीदें, 56,350 का, 55,950 का स्टॉप लॉस है। अब 1900 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है उसके बाद से फिर अलग तरह के कॉल्स होंगे, लेकिन ये एक रेंज के लिए, इंट्राडे के लिए सिर्फ कॉल है, ये ध्यान में रखिएगा। चांदी भी किशोर सर 2000 के रेंज में पूरे 2023 में देख रहे हैं, पूरे जनवरी के महीने में 2000 रुपए के ही रेंज में घूम रहा है। क्या चांदी में बड़े मूव की तैयारी हो रही है और कब तक ये मूव की उम्मीद करें चांदी में? इस हिसाब से थोड़ा सा तो मॉडरेटली स्लो डाउन हो जाना चाहिए, बिकॉज अच्छा खासा रैली देखा है। सी लॉन्ग टर्म चांदी के लिए काफी अच्छा है। अभी भी हम लोग जो हमारे जो पहले का टारगेट है 83,000 टू 85,000 का जो टारगेट्स है वो अभी भी वैलिड है और रहेगा। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा करेक्टिव मूव आना चाहिए।
और एटलीस्ट टाइम करेक्शन आना चाहिए तो थोड़ा सा एक रेंज में स्टक हो सकता है। यहाँ पे आपको रेंज का जो डाउनसाइड होगा 67,800 69,000, अपसाइड में रहेगा आई थिंक 70,200 70,300। आई थिंक ये रेंज के अंदर थोड़े दिन यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। ये अभी कुछ समय तक रेंज में ही रहेगा। अगर रेंज में ही आपको ट्रेड करना है तो किशोर सर की तरफ से रेंज में ही ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। वरना जी आपकी कॉल क्या होगी गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए, इंट्राडे के लिए, अगर किसी को ट्रेड करना है तो? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो यहाँ से लग रहा है कि एक हल्का सा रिबाउंड, बहुत ज्यादा यहाँ पे मजबूती नहीं है, लेकिन 103.5 ये एक लेवल है जहाँ पे कि ये रिकवर कर सकता है और उतना ही जो प्रेशर है ये इस पे पड़ता हुआ दिख सकता है। यानी कि 1880 से लेके $1875 तक नीचे के साइड मुझे लग रहा है कॉमिक्स गोल्ड। अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 55,800 के करीब यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी 56,175 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना होगा। 55,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 56,350 का। और मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि एक रेंज ट्रेड हो सकता है और नीचे की तरफ $1880 और ऊपर की तरफ $1925, ये एक रेंज रहेगा गोल्ड का। धर्मेश जी, आपका टेक क्या है गोल्ड और सिल्वर में? क्या आपको भी, आप वंदना जी से सहमत है, आपको भी लग रहा है कि इस रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, मेरी छोटी अवधि के लिए मैं सलाह दूंगा यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि $1900 का जो स्तर है वो मार्केट वहां पे काफी एग्जॉस्टेड लग रहा है। काफी तेजी आ गई थी मार्केट में, ऑलमोस्ट अगर आप देखो $1650 से मार्केट ने ऑलमोस्ट $250 की तेजी दिखाती थी। और कहीं ना कहीं ये लेवल पे बायर्स है नहीं। अगर आप इंडियन मार्केट की भी बात करें तो अगर आप स्पॉट देखें तो मार्केट में ऑलरेडी स्पॉट $4 से $5 डिस्काउंट में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स ये लेवल पे आ नहीं रहे और वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रख रहे। तो प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा मार्केट में। और प्लस अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से बाउंस होता है 103 104 की तरफ, तो काफी अच्छा आप देख सकते हैं कि सोने में गिरावट आ सकती है। तो मैं मंदी की सलाह दूंगा। मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि 400-500 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से आपको सोने में देखने मिल सकती है और चांदी में 1000 से 1500 रुपए की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय में चांदी में $22-23 का लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर सोने की बात करें तो 1880 से लेकर 1885 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। आपके और वंदना जी के सारे एंट्री लेवल सब बिल्कुल सिमिलर है, लग रहा है एक ही पैटर्न आप लोग यूज़ कर रहे हैं। दोनों के टारगेट एंट्री पॉइंट दोनों बिल्कुल सिमिलर आ रहे हैं। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की तरफ आएंगे, उससे पहले शुगर सेक्टर का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी साहब हैं, चेयरमैन हैं एस्ट्रा के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर आप लोगों के जो नंबर्स आपने एस्टिमेट जो जारी किया है शुगर उत्पादन को लेकर, 345 लाख टन उत्पादन की संभावना है 2022-23 में, और इस्मा का जो अनुमान है 365 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। इतना फर्क क्यों आप लोगों को लग रहा है? हालांकि इस्मा के जो अभी जो 15 जनवरी तक के डेटा हैं वो कह रहे हैं कि उत्पादन पिछले साल से करीब करीब 4% अब तक ज़्यादा उत्पादन हुआ है, और जितने मिल ऑपरेशनल है वो भी पिछले साल के मुकाबले वो भी नंबर ज़्यादा है। क्या वजह है सर? सर ऐसा है कि मेरे ख्याल से जहां तक इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इस्मा के नंबर जो है वो सितंबर अक्टूबर में उन्होंने सीजन चालू होने से पहले लिए थे, और हमारे जो नंबर है वो अभी 8 जनवरी के है। तो हमने सीजन 2 महीने की जाने के बाद ये चेक किया है, इसलिए शायद नंबर का फर्क आ रहा है इस्मा में ओवरऑल। दूसरी बात, जहां तक आपने बताया कि जो प्रोडक्शन के नंबर जो डिक्लेयर किए हैं उन्होंने, तो उसमें यह है कि शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटी जो है वो अभी हाईएस्ट है और नई 11 शुगर मिल भी बनी हुई है। सीजन जो है वो 15 दिन डिले चालू हुई है लास्ट सीजन से, फिर भी क्रशिंग जो है केन क्रश हो चुका है वो 8% से ज्यादा है। क्रशिंग कैपेसिटी जो है हायर प्रोडक्शन होने की वजह से शुगर का उत्पादन 6.3% ज्यादा हो रहा है। तो क्रशिंग कैपेसिटी वजह से जो प्रोडक्शन के नंबर जो इस्मा के वो भी सही है, उसमें कोई दो डाउट नहीं है। जो पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो हम बता रहे हैं कि 345 का प्रोडक्शन हो रहा है, वो यहाँ पे आ रही है कि रिकवरी और यील्ड जो है उसकी वजह से शुगर का रियलाइजेशन है वो ओवरऑल अभी तक तो 1.5% कम हो चुका है। जो यूपी में, सेंट्रल यूपी, वेस्टर्न यूपी में लास्ट ईयर 9.85 की शुगर रिकवरी थी, जो अभी तक सिर्फ 9.10 रजिस्टर हुई है। महाराष्ट्र में जो 9.90 थी 15 जनवरी तक, वो 9.6 हुई है। जो सीजन जो है लास्ट ईयर के जितने दिन चली थी
उससे कम से दिन चलेगी, क्योंकि ये सीजन जल्दी पूरी हो जाएगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और ये प्रोडक्शन के और क्लियर फिगर जो है वो फरवरी में सबको पता चलेगी। हमने सिर्फ 345 का हमारा फिगर है। कल नेशनल फेडरेशन ने भी अपना अनुमान दिया है, जो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज की बड़ी एसोसिएशन है, उन्होंने 343 का कल अनुमान दिया है, जो हमारे नंबर के साथ काफी मिलता जुलता है। ये पोजीशन है कि नंबर्स में फर्क है, क्योंकि इट इज सितंबर अक्टूबर और ये जनवरी का है। ओके, ताज़ा आंकड़े हैं, ताज़ा रिपोर्ट है आपकी ग्राउंड की, बिल्कुल सही बात, इसलिए आपको लग रहा है। सर अब जब नंबर कम हो रहे हैं उत्पादन के, अगर आप लोगों का जैसा अनुमान है, ऐसे में क्या आप संभावना बन रही है क्या 60 लाख टन का जो एक्सपोर्ट का जो कोटा जारी किया गया, अब इसे बढ़ाएगी सरकार? उम्मीद कम लग रही है, पर अगर 345 का भी उत्पादन होता है तो एक विंडो 10 लाख टन की तो खड़ी रह सकती है। पर फरवरी में जब नंबर पता चले, कहीं वो 335 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब डाउन ट्रेड होता है तो डाउन ट्रेड ज्यादा हो जाता है, उसको रिवर्सल के चांसेस पास्ट में कभी देखे नहीं गए कि डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होने के बाद हाफ सीजन में अप ट्रेंड चालू हो जावे। तो उम्मीद कम है, और 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन भी है, तो अलग वैसे हम मैथमेटिक्स देखेंगे तो 10 लाख टन की विंडो है, पर उम्मीद कम है कि और कोई एक्सपोर्ट का निर्यात का कोटा दिया जाए गवर्नमेंट की ओर से। तो एक रिजर्व के तौर पे रखना चाहेगी, एक विंडो रखना चाहेगी 10 लाख टन का। सीजन अंत में हो सकता है कि उस पर फैसला हो, लेकिन जिस तरह के नंबर गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि अगर वो परमिट करना चाहे तो 10 लाख टन तो यूं ही निकल जाएगा 15 दिन में। ओके, शुक्रिया विठलानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस लौटते हैं, नॉन एग्री मार्केट की वापस से बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स पे चर्चा नहीं हुई थी। किशोर सर, क्या टॉपिक होगी बेस मेटल्स में? रेंज में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी यहां पर दिख रही है। कॉपर सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है, 778 के आसपास पहुंच गया है। क्या करना चाहिए कॉपर में किशोर सर अब? इसमें अगेन जो बैकड्रॉप है वो सेम है कि चाइना के रीओपनिंग का स्टोरी काफी हद तक इसमें जो तेजी के लिए कारण था, बट कहीं ना कहीं अगेन चाइनीज का जो लास्ट नंबर्स आया थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स को डैम्पन किया है। एंड यहाँ पे जो वन ऑफ द अंडरलाइंग टोन जो है बेस मेटल्स में, वो है इन्वेंट्री का स्टोरी। इन्वेंट्रीज कई मेटल में बहुत ही लो लेवल्स पे हैं। हालांकि अगर कुछ मेटल्स लाइक लेड अगर देखेंगे तो 100 साल के लोएस्ट लेवल पे है। कॉपर भी काफी लो लेवल पे इन्वेंट्रीज है। सो कई मेटल्स में तक कुछ ही घंटों के जो कंजम्पशन है उतना तक इन्वेंट्रीज आ गया है। वो एक अंडरलाइंग टोन रहेगा बेस मेटल्स के लिए आगे का फ्यूचर के लिए। बट आई थिंक बिकॉज चाइना का नंबर्स थोड़ा सा खराब आया तो थोड़ा बहुत वो जो रैली थम गया है, बट जो ट्रेंड है वो तेजी की तरफ ही रहेगा। कॉपर में हालांकि आज इंट्राडे में ऑलरेडी 777 के पास है। थोड़ा बहुत में अगर करेक्शंस आता है तो वहां पे खरीदारी कर लेना चाहिए। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल अगेन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 220 के आसपास एल्यूमिनियम जनवरी कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। 218 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 224-25 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, कॉपर में आपका टारगेट क्या है वंदना जी आज के लिए? मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी कि मार्केट काफी ऊपर आया है। 772 के करीब यहाँ पे खरीदना होगा। टारगेट यहाँ पे करीब हम 780 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 769 का लगा के चल सकते हैं। और मुझे भी लग रहा है कि 21 की जो इन्वेंट्री थी उसका हाफ यहाँ पे रह गया है 2022 में, तो एक साल में इतने का फर्क आया है। अंडरटोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। एल्यूमिनियम में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे 230 की तरफ आएंगे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम है वो भी बहुत हायर साइड अभी ट्रेड हो रहा है। आर्बिट्रेज विंडो ओपन हुआ चाइना का, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो 230 मुझे भी लग रहा है कि एल्यूमिनियम में आ सकता है शॉर्ट टर्म में ही। कॉपर और एल्यूमिनियम दो पिक है वंदना जी की तरफ से। धर्मेश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में आज? देखिए, डेफिनेटली मैं अभी भी कॉपर की तरफ बेट करूंगा। अपनी जो पोजिशनल कॉल थी पहले 775 की, वो ऑलरेडी आते हुए देख रहे हैं हम, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रहेगी। आप 800 के स्तर भी शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं कॉपर में। जिस रफ्तार से चाइना ओपन हुआ है और मार्केट ने इसे सराहना है, तो मैं एक्सपेक्ट करिए कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। मैं मंदी की सलाह नहीं दूंगा। कॉपर की तरफ आप अभी भी पोजिशनली बाय करके चल सकते हैं ऑलमोस्ट 800 के टारगेट के लिए। और दूसरी मेरी टॉपिक जिंक रहेगी। पिछले हफ्ते भी मैंने जिंक 260 270 पे लेने की रिकमेंडेशन दी थी, और अभी देखिए मार्केट ऑलरेडी 10 रुपए तेजी में आ चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 295 से लेकर 300 तक के टारगेट के लिए आप जिंक में निवेश करके चल सकते हैं। अगर आप एक क्वार्टर का अगर आप मोमेंटम देखें तो जिंक 320 330 भी जा चुकी थी, तो उससे मार्केट लुढ़क के ऑलमोस्ट 260 आई और फिर से मार्केट ने रिबाउंड दिया है। तो ये तेजी बरकरार रहेगी जिंक में।
और आप दोनों पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं और अच्छी खासी कॉपर और मुनाफा जिंक। मिल सकता है। जी जी, कॉपर और जिंक। वंदना जी शॉर्ट जवाब दीजिएगा, एग्री मार्केट में टॉप पिक क्या होगी आज के लिए? टर्मरिक बढ़िया लग रहा है मुझे विश्व मोहन जी। 7950 के करीब बाय करना चाहिए। 8200 का टारगेट होगा। 7875 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ग्वार में क्रूड की वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। 6425 एक लेवल रहेगा जहां बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। 6500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6390 का। ओके, शुक्रिया वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका, किशोर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को बेहतरीन ट्रेनिंग कॉल्स दिए। लेकिन वक्त